हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बारे में। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर से अपन देखेंगे सबसे पहले सी लैंग्वेज के बारे में। गाइज, सी लैंग्वेज आपको आने लग जाएगी, एकदम इजी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरी बात की जाए तो सी लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई तो इसके आसपास की जो भी लैंग्वेज आ जाती हैं वो आपको आराम से आ जाएंगी। जैसे ओप्स के कॉन्सेप्ट हो गए, सी प्लस प्लस हो गई और जावा हो गई, ये लैंग्वेज आपको एकदम सरल लगने लगेंगी एक लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर। अब बहुत सारे साथियों के अंदर से मन के अंदर से सवाल आ रखा है कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी आपको पता है कि 100% आएगी, पेंडिंग पड़ी हुई है। 4,000 जो पद हैं वो अनुदेशक के हैं, ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर से। और बात की जाए 2,000 जो पद हैं वो संस्कृत विभाग में आएंगे, ठीक है। तो ये जो पद हैं ये तो पहले के पेंडिंग पड़े हुए हैं, आपको पता है। नई सरकार बनी है तो नई सरकार ना कुछ अपना एफर्ट लगाएगी और इसमें से कुछ पद ऐड करेगी। तो ये लगभग 6 से लेकर 8,000 तक पद आ सकते हैं गाइज, याद रखना। क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, इसी के साथ में इसके जो पद हैं वो भी अनाउंस हो जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनकी भर्ती ज़रूर होगी। तो साथियों, अभी से तैयारी के लग जाओ, जिससे क्या हो जाएगा, कंपटीशन आपको पता है कि कितना हार्ड जा चुका है। आइए कट ऑफ आप भली भांति देख चुके हो, इसी कट ऑफ इस अनुदेशक की जाने वाली है। क्योंकि पिछली बार जो लोग रह चुके थे, जिन्होंने तैयारी की थी, 1-2 नंबर से रहे थे, वो क्या करेंगे, इस वाले मौके को अब की बार नहीं जाने देंगे। तो यदि आपको उनके बराबर आना है तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, अभी से नींव बनानी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका भवन बनेगा गाइज। तो जितना भी मैंने बात की है तो इसका सारा सा कंक्लूजन है कि अभी से तैयारी के लग जाओ, जिससे आप कंपटीशन में बने रहो और आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। बात की जाए कि अपन कौन कौन से अभी नए नए जो सब्जेक्ट हैं स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन जैसे ओएस की क्लास हैं वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। दूसरी बात की जाए तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर से अपन सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग देखेंगे सबसे पहले। और इसी के साथ में बात करें तो एक नया सब्जेक्ट और स्टार्ट करेंगे HTML। इन क्लासों को अपन कंप्लीट करेंगे, 3 सब्जेक्ट को। फिर जैसे जैसे अपन DSA देखेंगे, FOC देखेंगे, छोटे मोटे जो सब्जेक्ट हैं इनको अपन धीरे धीरे करते रहेंगे गाइज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन सी प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग होती क्या है उसके बारे में बात करें। सबसे प्रोग्रामिंग उसको बोला जाता है, प्रोग्रामिंग के अंदर से बात की जाए तो जैसे, या फिर लैंग्वेज कह सकते हो। तो बात की जाए तो लैंग्वेज उसको कहते हैं कि कंप्यूटर अपनी भाषा को जो समझेगा ना, उसकी भाषा को अपन समझ सकें और अपनी भाषा को उसको समझा सकें, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करें सी लैंग्वेज के बारे में। सी लैंग्वेज के अंदर से बात करें तो गाइज, डेनिस रिची के द्वारा इसको बनाया जाता है, बेल लेबोरेटरी में इसको बनाया गया था गाइज। अब बात करें टाइप ऑफ लैंग्वेज के बारे में, इसको अपन आगे देखेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, किस प्रकार से क्या काम होता है, एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जो लैंग्वेज होती हैं उसको 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है गाइज? 2 भागों में। एक का नाम आता है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको बोला जाता है LLL, ठीक है। LL के अंदर से बात करें तो दूसरा नाम आता है जिसके अंदर से बाइनरी लैंग्वेज, जिसको फर्स्ट GL के अंदर से शामिल किया गया। दूसरा नाम आ जाता है असेंबली लैंग्वेज, जिसको सेकंड GL के अंदर से शामिल किया गया। ये दोनों मैं बताऊंगा कि बाइनरी क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। दूसरा बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? बोले तो लो लेवल लैंग्वेज का ही मॉडर्न रूप होती है, उसके अंदर से जिसमें से सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, इन लैंग्वेज को शामिल किया जाता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो सी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज आ जाती है गाइज। और हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके अंदर से 3GL से लेकर, 3GL का मतलब आ जाता है 3rd जनरेशन लैंग्वेज से लेकर 5th जनरेशन जो अभी वर्तमान में चल रही है उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर से क्या होता है, आपको मैंने ऊपर बताया कि वो बाइनरी को समझेगी, बाइनरी के साथ में असेंबली लैंग्वेज उसको समझती है। इसका एडवांटेज क्या है, यह बाइनरी को समझती है, ठीक है। किसको समझेगी गाइज? बाइनरी को समझती है। बाइनरी को समझेगी तो इसके लिए क्या होती है, कोई ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। बाइनरी क्या होती है, 0 और 1 को समझ लेती है, जिसके कारण कोई ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होगी। 0 और 1, लेकिन 0 और 1 है उसको इंसान नहीं समझ सकता, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज आ जाता है। एडवांटेज आपको समझ में आ गया कि इसके लिए कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होगी, बाइनरी को समझ जाती है। कौन सी? लो लेवल लैंग्वेज। आगे बात करें लो लेवल लैंग्वेज का डिसएडवांटेज देखें तो लो लेवल लैंग्वेज ईजी टू लर्न अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। बात की जाए तो इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता, ठीक
ठीक है, आपको लिख दिया जाए 1 0 0 1 1, इसको आप समझ जाओगे का आसानी से नहीं समझ सकते, तो इसका ये आ जाता है डिसएडवांटेज। ठीक है, अब बात करते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर से कौन कौन सी जनरेशनों को रखा गया, उन्हीं के बारे में। चलो भाई, लो लेवल जो लैंग्वेज है इसके अंदर से जो जनरेशनों के बारे में बात करें तो 2 जनरेशन रखी गई, पहली जनरेशन और सेकंड जनरेशन। पहली जनरेशन बात करें तो देखो, जिसके अंदर से इसके उदाहरणों के बारे में पूछ लिया जाए कि आपको लो लेवल लैंग्वेज की कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे बाइनरी लैंग्वेज आ जाती है और दूसरी आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों के दोनों किसके उदाहरण आ जाते हैं, लो लेवल लैंग्वेज के उदाहरण आते हैं। ठीक है गाइज, दूसरा बात करते हैं, नाम आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है गाइज, ये इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंडिंग होती हैं, मतलब इसको आराम से समझा जा सकता है और याद किया जा सकता है। ठीक है, और बात की जाए इसी के बारे में तो इसमें से कॉमन इंग्लिश का यूज किया जाता है, इसमें इंग्लिश विथ स्टेटमेंट यूज किया जाता है। ये दोनों के दोनों इसके एडवांटेज आ जाते हैं किसके अंदर से, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर से। जैसे अब आप अपना नाम लिखते हो, आपको राम लिखना है, आप आराम से इसके अंदर से कोडिंग कर सकते हो इंग्लिश के अंदर से। जिन सारा का सारा प्रोसेस किस में होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर से होता है। इसके उदाहरणों के बारे में बात करें, जैसे एसक्यूएल क्यूरीज हो गए, जावा हो गई, C++ हो गई, ये सारे के सारे गाइज किसके उदाहरण आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण आ जाते हैं। आगे बात करते हैं, सबसे पहले इतना समझ में आ चुका होगा आपको कि जो लैंग्वेज होती हैं उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक हाई लेवल, एक लो लेवल। लो लेवल किसको करेंगे, लो लेवल उसको कहेंगे जिसके अंदर से बाइनरी और किसको यूज़ किया जाता है, असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, ना उसके अंदर से कोई ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। जबकि हाई लेवल के बारे में बात करें तो हाई लेवल के अंदर से क्या होता है, ट्रांसलेटर की आवश्यकता हो। ट्रांसलेटर क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे गाइज, कितने प्रकार का ट्रांसलेटर होता है वो भी देखेंगे। अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि फर्स्ट GL, सेकंड GL, थर्ड GL, ये इनके बारे में अपन अब चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे, प्रोग्रामिंग जनरेशन के बारे में। एक चीज़ याद रखना, जैसे अपन कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ते थे वो अलग हैं, इसके अंदर से अलग आ जाता है। ठीक है, अब जो प्रोग्रामिंग जनरेशन होती है इसके 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं गाइज, 5 टाइप होते हैं, जिसके अंदर से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन आ जाते हैं। पहली 2 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन है, इनको LL बोला जाता है, लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। जबकि थर्ड जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन जो को है इसको HL बोला जाता है, बोलो तो हाई लेवल लैंग्वेज इसको कहा जाता है। इतना समझ में आ गया गाइज। अब बात करते हैं इनके बारे में। पहली जनरेशन आ जाती है जिसको बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर से क्या था कि बाइनरी मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, याद रखना। किसका यूज़ किया जाता था, बाइनरी मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था, और इसमें बाइनरी लैंग्वेज यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन में। और बाइनरी लैंग्वेज में के अंदर से क्या होता है, 0 और 1 के रूप में कोडिंग की जाती है। जो मानव है वो इसको समझ नहीं सकता, लेकिन क्या होता है, मशीन होती है इसको समझ सकती है। बात करें अपन थोड़ा दूसरे तरीके से, देसी तरीके से, तो जैसे आपको बल्ब को ऑन ऑफ करना है, बल्ब को ऑन करोगे तो 1 पर यूज़ होगा और ऑफ करोगे तो 0 पर यूज़ होगा, इस प्रकार से काम होता है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में। सेकंड जनरेशन में क्या होता है, देखो इसमें से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए निमोनिक का यूज़ किया जाता था। किसका यूज़ किया जाता था, निमोनिक का यूज़ किया जाता था। अब बात करें, देखो अकॉर्डिंग टू बाइनरी लैंग्वेज ईजी होता था इसमें, ठीक है। और इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी सेकंड जनरेशन के अंदर, याद रखना, ठीक है। और इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है सेकंड जनरेशन के अंदर से। फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज थी बाइनरी, उसके अंदर से कोई भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या होता था, इसमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कॉमन इंग्लिश में लिखे गए प्रोग्राम या सिंटेक्स को यूज़ किया जाता है, याद रखना। जैसे कैर टाइप आ गया, करेक्टर टाइप जिसको बोला जाता है कैर वाई आ गया, इस प्रकार से जैसे सिंटेक्स होते हैं उसका यूज होता है थर्ड जनरेशन के अंदर। और थर्ड जनरेशन के अंदर से क्या होता है गाइज, एक याद रखना, इसके अंदर से ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। थर्ड जनरेशन के अंदर से बात करें तो जैसे C हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, कोबोल हो गई, ये थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल आ जाते हैं। ये तीनों चारों जो लैंग्वेज हैं ये थर्ड जनरेशन के अंदर से आई थी। आगे बात करते हैं, आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट वाइडली HL कौन सी थी, तो याद रखना फोर्टोन थी। HLL बोले तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज जो वाइडली यूज होती थी उसका नाम था फोर्टोन। और फर्स्ट हाईली लैंग्वेज कौन सी थी, तो याद रखना कोबोल थी।
ये छोटे मोटे एग्जामों में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखना। आगे बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इसमें से क्या होता है, इसमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्राम के सिंटैक्स स्टेटमेंट में होते हैं। किस में होते हैं, जो प्रोग्राम के जो सिंटैक्स होते हैं वो स्टेटमेंट के रूप में होते हैं। ऊपर वाले जो थर्ड जनरेशन था उसमें से ओनली सिंटैक्स का यूज होता था। दूसरा बात करें तो ईजी टू अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसके अंदर से बात करें तो फोर्थ जनरेशन के जो लैंग्वेज के अंदर से उदाहरण देखो, पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, रूबी हो गया, मैटलैब हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, फोर्थ जनरेशन के अंदर से यूज किए जाते हैं। और फोर्थ जनरेशन के अंदर भी नीड ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, बिना ट्रांसलेटर ये काम नहीं करेंगे। एक ओनली फर्स्ट जनरेशन थी जिसके अंदर से ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं थी, और जितने भी जनरेशन आएंगे उन सब के अंदर से ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है गाइज। आगे बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन क्या है, जो वर्तमान में चल रही है, इस लैंग्वेज में एआई पर आधारित होता है, याद रखना। जैसे पोरलॉग है, ओप्स हो गया, ये सारे के सारे इनको यूज किया जाता है फिफ्थ जनरेशन के अंदर से। अब बात करें जो नाम आया आपके पास में ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है, इतनी देर हो गई कि ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये ला ट्रांसलेटर। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप अपने फ़ोन के अंदर से गूगल ट्रांसलेटर रखते हो, वो जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो या फिर इंग्लिश की कोई बात आपके पास में आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है, उसी को ट्रांसलेटर कहा जाता है। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास में इंग्लिश में कुछ लिख देती है, आपको इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है, तो नहीं आती है तो उसका क्या करते हो, आप उसको कॉपी करते हो और ट्रांसलेटर में पेस्ट करते हो और वो आपको हिंदी में अनुवाद दे देती है, अनुवाद कर देती है। वो इसी को ट्रांसलेटर बोला जाता है। आप उसको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाने के लिए क्या करते हो, इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप हिंदी में उसको टाइप करोगे, हिंदी में टाइप करने के बाद में उसको किस में कन्वर्ट करोगे, इंग्लिश में टाइप करोगे, कन्वर्ट हो जाएगा। इंग्लिश में कन्वर्ट होने के बाद में आप उसके पास में पेस्ट कर सकते हो। ऐसा सा प्रोसेस रहता है इसके अंदर से ट्रांसलेटर। मतलब कि आपकी भाषा को कंप्यूटर समझा देगा और कंप्यूटर को समझा देगा और कंप्यूटर की भाषा को आपको समझा देगा, इसीलिए ये काम करता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम होता है, याद रखना। जैसे HLL कोड है, बोले तो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, इसके मध्य लगा दिया गया ट्रांसलेटर, और इस ट्रांसलेटर के अंदर से क्या हो जाता है, ये लो लेवल लैंग्वेज कोड के अंदर से इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम है, यहाँ पर सोर्स कोड हो गया जो HLL में लिखा गया है, बोले तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है। यहाँ पर आपने कंपाइलेशन किया और फिर कंपाइल करने के बाद में वो कोड जो सोर्स कोड है वो किस में चेंज हो गया, असेंबली कोड में चेंज हो गया, जिसको HLL बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो इसका उपयोग HLL को LL में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद में आ गया। आगे बात करते हैं कन्वर्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज से HLL में, बोले तो लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। अब बात करें कि जो ट्रांसलेटर होता है उसके भी तीन चार टाइप होते हैं, उनके बारे में बात करें तो टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला असेंबलर ट्रांसलेटर, दूसरा कंपाइलर ट्रांसलेटर, तीसरा इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर। अब इन तीनों चारों के बारे में बात करते हैं। पहला आता है असेंबलर ट्रांसलेटर। असेंबलर ट्रांसलेटर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, यह असेंबली कोड को मशीन कोड में बदलता है, ठीक है। और मशीन कोड क्या होता है गाइज, 0 और 1 होता है, उसमें चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम में बताया गया है कि आपके पास में असेंबली कोड है और असेंबली कोड को असेंबलर आपने यहाँ पर यूज़ किया जो ट्रांसलेटर होता है, और यहाँ पर मशीन कोड में चेंज हो गया, मशीन कोड बोले तो बाइनरी में 0 और 1 में, ठीक है। आपके पास में एक चीज़ और याद रखना, ये वापस भी आ जाता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल क्या, जैसे समझे कि आपको मशीन कोड को असेंबली कोड में चेंज करना है तो भी असेंबलर का यूज़ करोगे, और असेंबली कोड को मशीन कोड में चेंज करना है तो भी आपका असेंबलर का यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गाइज, याद रखना। कंपाइलर क्या होता है, ये HLL को बोले तो हाई लेवल लैंग्वेज को LL में बदलता है, किस में बदलता है, लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। आगे बात करें तो संपूर्ण कोड को एक साथ बदलता है, किस में बदलेगा, जैसे आपने कोई कोड लिखा उस कोड को एक साथ बदल देगा, किस में, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। यहाँ पर आपके पास में छोटा सा डायग्राम दिखा रखा है जिसको HL कोड दिया गया है, कंपाइलर यूज़ किया गया है, कंपाइलर को LL में बदल दिया गया, बोले तो लो लेवल लैंग्वेज में बदल दिया गया। ये भी बाई डायरेक्शनल होता है गाइज, क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब कि आपको लो लेवल लैंग्वेज का कोई कोड है उसको कंपाइलर की सहायता से हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर से बदला जा सकता है, ठीक है।
आगे चर्चा करते हैं प्रमुख कंपाइलर के उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे जावा के बारे में बात करें, जावा का हो गया, जीसीसी हो गया, कंपाइलर हो गए, सारे के सारे क्या हैं, प्रमुख कंपाइलर के उदाहरण माने जाते हैं। अब बात करते हैं, एक आता है कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर आती है, वो कब आती है, ट्रांसलेशन के समय आती है, याद रखना। और जो कंपाइल टाइम एरर होता है इसको सिंटैक्स एरर के नाम से भी जाना जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर के बारे में बात करें तो सारा का सारा काम किस में करेगा, जैसे कंपाइलर करता है वैसा ही काम इंटरप्रेटर करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा, एक साथ प्रोग्राम को नहीं करेगा। इन दोनों में डिफरेंस यही होता है, ठीक है। और दूसरी बात की जाए तो याद रखना, जो इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है वो छोटे प्रोग्रामों को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है देखो, यह HL को लाइन बाय लाइन बदलता है। और दूसरा इसमें लिखा गया है, इसका उपयोग छोटे सिंटैक्स को बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, इंटरप्रेटर का। बड़ा प्रोग्राम होगा तो बड़े प्रोग्राम को आप क्या करोगे, अगर इंटरप्रेटर से ट्रांसलेटर का यूज़ करोगे तो उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आपको टाइम की बचत करने के लिए कंपाइलर आया, कंपाइलर क्या करता है, सारे प्रोग्राम को एक साथ में कंपाइल कर देता है, ठीक है। इतना समझ में आ चुका होगा कि ट्रांसलेटर क्या होता है, लैंग्वेज कैसी होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब जब प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रोग्रामिंग के अंदर से आपको एक शब्द और देखने को मिलेगा जिसका नाम है एरर, कि एरर आ गई, अपने वो चीज़ किया तो एरर आ गई। एरर कितने प्रकार की होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन अब डिस्कस करेंगे। एरर का मतलब क्या होता है, गलतियाँ होता है, ठीक है। अब कितने टाइप की एरर आ सकती है उन्हीं के बारे में बात करते हैं। एरर बात करें तो जैसे सिंटैक्स एरर होगी, सिंटैक्स एरर को ही कंपाइल टाइम एरर कहा जाता है। एक रन टाइम एरर होती है, एक लॉजिकल एरर होती है जिसको बग कहा जाता है। एक दूसरा बात करें सिमेट्रिक एरर होती है, सिमेट्रिक एरर को ही रेफरेंस एरर कहा जाता है। एक और एरर होती है जिसको लिंक्ड अथवा लिंकर एरर कहा जाता है। ये आती हैं एररों के टाइप। इतना समझ में आ गया गाइज, तो आज के लिए अपन ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेंगी। सी प्रोग्रामिंग अपन स्टार्ट कर रखी है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है गाइज। तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको पता है कि वैकेंसी जल्दी आने वाली हैं और 100% आएंगी, ऐसा नहीं है। आप किसी के बहकाव में मत रहो, आपको खुद समझदार हो और आप खुद बेरोज़गार, आपको पता है कि बेरोज़गारी से दूर करने के लिए आपको जॉब लगनी पड़ेगी। तो आप अभी से नींव तैयार करके चलोगे तो आप जो कंपटीशन में हैं उनसे भी ज़्यादा आप आगे चले जाओगे गाइज। और खुद को कभी भी और कॉन्फिडेंस से के अंदर से जाने से बचें। और मेन चीज़ ये आ जाती है कि अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो आपको क्या है, सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। और दूसरे लोगों की बातों में मत आओ कि आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करोगे, तब आपका सिलेक्शन उससे बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे, ठीक है ना गाइज़। तो अभी से आप अपना नींव या फिर बेस बनाने स्टार्ट कर दो गाइज़, जिससे आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा गाइज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।